बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, अगर बात करें आइनी तरमीम, 26वीं आइनी तरमीम हो चुकी, उसके बाद जो है वो जजेस रखने का जो बिल पास हो चुका, जजेस की नई तैनाती करने के हवाले से ये बिल भी पास कर लिया गया है। लेकिन अब इसके ऊपर देखना यह है कि इस वक्त जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उसके ऊपर साइलीन को कितना फ़ायदा होगा। बुनियादी तौर पर हुकूमत की जानब से यही जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है कि जी ये सिर्फ़ और सिर्फ अदालत के अंदर जो मुकदमात ज़ेर इल्तवा है उसी की वजह से सारा कुछ किया जा रहा है। ख़ास तौर पर आइनी बेंच बना और उसके अलावा जो है वो नए जजेस की तैनाती की जा रही है, इसका बिल भी पास हो चुका है। तो इसके ऊपर हम आज बात करना चाहते हैं कि इस वक्त ज़ेर इल्तवा मुकदमात कितने हैं। हाई कोर्ट्स की बात करेंगे, उसके अंदर क्या फ़ायदा होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या फ़ायदा होगा, आम साइलिन को इसका फ़ायदा होगा। चूँकि ये तो जो है वो कितनी बड़ी तादाद में जो मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, इन लोगों को जो है वो इन साइलिन को 30,000 के करीब पंजाब के अंदर ये मुकदमात 30 लाख के करीब जो है वो ये मुकदमात जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं पंजाब के अंदर। तो इनको कितना फ़ायदा होगा इन साइलिन को। तो आज मेरे जो पैनल हैं, दो टॉप के माहिर कानून हैं, इनकी राय हम लेंगे। सफदर शहीन पीरज़ादा साहब हैं, माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर साहब, वेलकम प्रोग्राम में आपको। और ज़फ़र इकबाल कलानौरी साहब हैं, माहिर कानून, दानश्वर भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आया ये जो इस वक्त सारा कुछ किया गया है, इस्तिलाहात, अदालती इस्तिलाहात जो की गई हैं, इसके ऊपर जो है वो अवाम को, साइलिन को कितना फ़ायदा है। तो सबसे पहले सफदर शहीन पीरज़ादा साहब से मैं यही सवाल, पहला ही सवाल ये है कि साइलिन को कितना फ़ायदा होगा। सफदर साहब, इसके ऊपर जो है वो बताएँ। मेरे ख्याल में हमने ये पहले भी एक तजर्बा किया था जब पुलिस एक्ट आया मुशर्रफ दौर में, तो वॉच एंड वार्ड इन्वेस्टिगेशन और ये सारा पुलिस में अलहदा किया, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी हमारे सामने है कि साइलिन के जो मसाइल थे वो मल्टीप्लाई हो गए थे, कम नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली। जो अब मेरे ख्याल में कि पहले जिस जज के पास भी केस लगते थे वो जज सुनता था, एक सिस्टम जैसा भी था वो चल रहा था। लेकिन अब जो एक सेपरेशन ऑफ पावर्स कह लें जुडिशरी के अंदर, विद इन द जुडिशरी एक कर दी गई है, उसके मुमकिन है कुछ फ़वाइद भी हों, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम्स मज़ीद मल्टीप्लाइड हो जाएंगी। कि अब सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बना दिया गया, यानी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे सारे उधर जाएंगे। अब बदकिस्मती का आलम यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी अमेंडमेंट हो गई, कमेटी भी बन गई, लेकिन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन केस की डेफिनेशन किसी भी क्लॉज में डिफ़ाइन नहीं की गई कि किस केस को हम कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, किसको कहेंगे नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस जाएगा वो सुप्रीम अदालत है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो ये नहीं हो सकता उसमें किसी ना किसी हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र ना हो। उसमें तमाम केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र होगा। और अब क्या तमाम केसेस, तो फिर सारे तमाम केसेस उधर जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि ये, क्योंकि जो मैंने सवाल उठाया है कि अभी तक इस इशू की डेफिनेशन ही नहीं की गई कि जैसे हर शख्स का एक नाम है, जैसे मेरा नाम आपने लिया है, बड़े भाईजान हैं ज़फ़र इकबाल कलानौरी साहब, इनका तो माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है हर हवाले से। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन केसेस का एक नाम होना चाहिए था, एक डेफिनेशन होनी चाहिए थी कि इस केस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल केस कहेंगे, वो डिफ़ाइन नहीं हुआ। सो मेरे ख्याल में प्रेजेंटली अभी तक जैसे एक नई चीज़ आती है तो फिर उसको बहुत देर लगती है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका पता चलता है कि ये इसकी शेप निकली है, ये चीज़ें ऐसी होंगी। इनिशियली मेरा ख्याल है जो सिस्टम चल रहा है उसमें अभी जिस स्पीड से चल रहा है वो स्पीड भी रुक गई है। रुक इसलिए गई है कि मेरे कई केसेस हैं, तो जिस दिन से ये 26th अमेंडमेंट पास हुई है तो वो जजेस, ऑनरेबल जजेस लाहौर हाई कोर्ट के, वो नहीं सुन रहे। वो कहते हैं कि अभी पता नहीं ये केस हमने सुना है, किसी और बेंच के पास जाना है। अभी कल भी मेरा एक केस था, तो एक जज साहब ने मुझे कहा कि अभी ये तो पता नहीं कि मैंने सुनना है कि किसी और ने सुनना है। तो मैंने उनसे यही गुजारिश की कि आप सुन लें, अगर कोई अदरवाइज़ फ़ैसला आ जाएगा तो फिर दोबारा सुन लीजिए या डीबी में भेज दिए, लेकिन चूँकि ये प्रॉब्लम है खातून के तो आप सुन लीजिए। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये फरमाया कि नहीं, अभी इसमें क्लैरिटी आ जाने दें। ठीक है। तो सफदर शहीन साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका मतलब वक्त बताएगा कब इसका फ़ायदा होगा या नहीं। वक्त इनिशियली तो इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। जिस दिन से अमेंडमेंट आई है
अभी तक उसका जो है ना स्पेस स्लो हो गई है, स्पीड स्लो हो गई है। लेकिन जब इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जजेस इसमें क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा केसेस है। अब बदकिस्मती का आलम ये है कि हमारे यहाँ जो फाइलिंग ब्रांच है वहाँ पे जो क्लर्क बैठे हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट नहीं हैं। अगर कोई डिप्टी रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार या किसी का भी नाम ले लें, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट नहीं हैं, वो लॉ कितना नहीं जानते। उनको जो वो कहेंगे वकील या जो उनको समझेंगे वो करेंगे। जब कोर्ट में जाएगा तो फिर आगे नया एक पंडोरा खुलेगा कि स्टेट कहेगी जी कि ये केस इधर नहीं आना था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाना था। ठीक है, मैं ज़रा ज़फ़र इकबाल साहब से भी पूछ लेता हूँ कि ज़फ़र इकबाल साहब बताइएगा कि इसका हल आप यही समझते हैं कि जो किया है हुकूमत ने ये बिल्कुल ठीक हल है? जी, मैं ज़रा बड़े पैरामीटर्स पे बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है ये इस वक्त दुनिया में 129वें नंबर पे है। इसका मतलब है ये लोगों को डिलीवर बिल्कुल नहीं कर रहा। लोग सख्त नालां हैं इस जुडिशल सिस्टम से, वकला से, पुलिस के रवैये से, और जो आम साइल है वो कहते हैं कि जी माना के तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। दादा मुकदमा दायर करे पोते को शायद कभी इंसाफ मिल जाए। रिफॉर्म की ज़रूरत बिल्कुल है। ये कहना कि जी इस सिस्टम को ऐसे ही चलने दें, ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। लेकिन अब रिफॉर्म जो है वो दुनिया में कैसे हुई है और यहाँ कैसे हो सकती है वो हमें ज़रा यहाँ भी देखना पड़ेगा और बाहर भी देखना पड़ेगा। पाकिस्तान एक कॉमन लॉ कंट्री है। दुनिया भर के अंदर टोटल 83 कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं। इनमें से किसी एक के अंदर भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट अलहदा से नहीं है। ये इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस जिन मुल्कों में है, जैसे जर्मनी है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, जैसे फ्रांस है, वहाँ पे जज बहुत अर्ली इंटरवीन करता है। वहाँ पे इंक्विजिटोरियल सिस्टम में ये कोर्ट होती है। अगर ये ज़रूरत होती तो फिर अमेरिका के अंदर भी हो, इंग्लैंड में भी हो, इंडिया के अंदर भी हो, ऐसा तो सिलसिला है नहीं। दूसरा, मामला जो ठीक करने की ज़रूरत है ना जी, वो सबसे पहले लोअर कोर्ट्स में ठीक करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि आपने ये जो कहा है ना कि 30 लाख मुकदमे हैं, पाकिस्तान भर में इस वक्त कोई 80 लाख से ज़्यादा मुकदमे ज़ेर समाअत हैं जी। उनमें से ज़्यादातर मुकदमे जो हैं लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में हैं। अब लोअर कोर्ट्स में सूरत हाल ये है कि जजेस की तादाद पूरी नहीं है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई, उनको जदीद तरीके से जो मुकदमात को निपटाने का तरीकाकार है वो बिल्कुल उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। दुनिया में केस मैनेजमेंट आ गई। अभी मंसूर अली शाह साहब जब लाहौर हाई कोर्ट में थे तो एज द फेट वुड हैव इट, मैं आपको ये भी बताऊँ, उस कमेटी के चेयरमैन ये अमीनुद्दीन साहब ही थे। और हमने एक नई सिविल प्रोसीजर कोड लिखी हुई है, अगर आप उसके ऊपर अमल दरामद करें तो 6 महीने से ज़्यादा कोई सिविल मुकदमा चलता ही नहीं, कभी उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। ADR के कितने लॉज, इत्तेफाक से मैं अब आपके सामने बैठा हूँ, सारे के सारे लॉज का ऑथर मैं हूँ और मैं एडवाइज़र एंड कंसल्टेंट टू मंसूर अली शाह साहब यहाँ रहा हूँ। हमने 40 साल पुराना मुकदमा ये ADR के ज़रिए से, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के ज़रिए से एक सेशन में घंटे 2 घंटे के अंदर हल किया। तो उनका तो एक ये प्लान था कि इस तरीके से सेंट्रल लेवल के भी काम करें, और ये प्लान जो है वो विदाउट सब्सटेंस भी नहीं है, क्योंकि ये जो फुल कोर्ट हुई है उसके अंदर सारी की सारी कोर्ट ने ये तौसीक की है कि मंसूर अली शाह साहब के पास तो कोई प्लान है, उन्हें कम से कम ये इदराक है कि दुनिया में क्या ये सुनने में आया कि ये प्लान जो है वो अडॉप्ट किए करने जा रहे हैं? जी, वो कह रहे हैं और करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इस सारे प्लान के अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिफॉर्म है वो बहुत बात की है। एक मिसाल मैं आपको अमेरिका की दूंगा। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ 9 जजेस होते हैं, उनको 9 वाइज मैन कहते हैं। वो सब के सब इकट्ठे बैठते हैं और सेशन में बैठते हैं और सारे साल में शायद 5-6 महीने से ज़्यादा हियरिंग ही नहीं होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो वो मुकदमा जाएगा जिसके अंदर कोई आईनी मसला, कोई फंडामेंटल पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, खाली पड़ी है सुप्रीम कोर्ट। असल रिफॉर्म नीचे करनी है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 60 जजेस की स्ट्रेंथ है, इस वक्त 23 जजेस कम है। सिविल तो जजेस पिछले 5 सालों में ठीक है जो टोटल भर्ती किए गए हैं और एडिशनल जजेस, वो ऐसा इम्तहान है जो लॉ से रिलेटेड नहीं है, वहां तो आप इंडक्शन कर नहीं रहे। फिर आप ये देखें कि जो चीज़ें ट्रेन करने की हैं, वाइट कॉलर क्राइम जो है वो आ चुका है, उसके ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स आ चुकी हैं, आपने DNA का यूज़ करना है। यहाँ पे तो अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही बहुत बुरी है। आपने इन्वेस्टिगेटर की ट्रेनिंग करनी है, प्रोसिक्यूटर की करनी है, डिफेंडर की करनी है और उसके बाद जज की भी करनी है। यहाँ पे वंस अ जज इज ऑलवेज अ जज। और रिफॉर्म जो है वो कहीं आइसोलेशन में नहीं होती। रिफॉर्म ज़रूरत है जुडिशल सिस्टम की, जजेस की रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उनकी कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग की, पुलिस की रिफॉर्म की ज़रूरत है, साथ ही साथ मेरी बार की रिफॉर्म की ज़रूरत है। लॉयर्स भी तो अप टू दी मार्क हो ना। लोग तो बिल्कुल खुश नहीं हैं, ना वकला से खुश हैं। अब तो ये टर्म इस्तेमाल होती है कि जी वकला गर्दी। क्यों? रिलीफ मिलता है ओहदेदारान को, रिलीफ मिलता है जो लोग इकट्ठे जमघटा बना के जाते हैं, आम बंदे का कोई सुनने वाला नहीं है। और असल जो आम साइल है, हु इज सफरिंग द पैंग्स ऑफ द सिस्टम, जो पे मास्टर है मेरा भी, जज साहबान का भी, वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है।
और अब हमने अगर रिफॉर्म करनी है तो ये आप जहां पे ऊपर करना चाह रहे हैं रिफॉर्म, मैं ये नहीं कहता कि वहां करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एक इररिलेवेंट बात है। अगर आप नीचे ही मामला थालो तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, वो हम कर नहीं रहे। तो इसका मतलब तो हुकूमत फिर अपनी मर्जी से जो है वो मामला को देख रही है। जिस तरह आपने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की कमी है और फिर जो है वो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो केस पेंडिंग है, तो यहाँ पर फिर इस्लाहात लानी चाहिए। सर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो ना पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स होती हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा, एक 5th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी, एक 6th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की थी। वो चाहते थे कि कुछ मखसूस जज साहबान जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बने और दूसरे बन जाएं। उसका पता असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि उन्होंने मौलवी मुश्ताक साहब को यहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं बनाया, बाद में वो चीफ जस्टिस बने, उन्होंने उनको फांसी लगा दिया। और ऊपर अनवारुल हक साहब जिन्होंने अपील सुनी, उन्होंने उनकी अपील खारिज करके भी उनको फांसी लगा दिया। हम समझते कभी नहीं है रिफॉर्म किसी बंदे के लिए नहीं करनी होती, रिफॉर्म इंस्टीट्यूशन के लिए करनी होती है। ना इधर इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है और ना किसी खास मकसद के लिए की जाती है। यह रिफॉर्म लोगों को पता नहीं हमने किधर डाल दिया है। एक बात तो यह है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करे, अभी तो जो पार्लियामेंट खुद है उसकी लेजिटिमेसी अंडर क्वेश्चन है। हाँ, ये क्या सामने हमारे नहीं है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने कोई सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, ना हमारे सूबाई इंतखाबात वक्त पे हुए, ना ऊपर वाले वक्त पे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की रिट क्या है? वो तो अपना ऑर्डर एनफोर्स नहीं करा सकते। इतनी कमजोर पोजीशन के साथ उस सुप्रीम कोर्ट में वहां पे जजेस इधर लगा दें या उधर लगा दें, आम आदमी को इससे कोई वास्ता नहीं। बिलीव यू मी, ये जो सियासी केस हैं ये कई कई महीने चलते हैं, हालांकि चंद दिनों की बात होती है कि डिसाइड हो जाए। मेरे आम क्लाइंट को 10 मिनट की पैशनेट हेयरिंग जज साहब नहीं देने के लिए तैयार हैं। हमारे केसेस इनफ्रक्शस हो गए हैं। लाहौर रजिस्ट्री पे, कराची रजिस्ट्री पे जो केसेस दायर किए तो इनफ्रक्शस, अब ये लगाएंगे, आप देखिएगा कि ये डिसाइड होंगे। मैं अभी पिछले वीक में 2-3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ हूँ और उन्होंने क्या किया कि 30 केसेस रोज लगाते हैं, उनमें से मेजोरिटी वो हैं जो इनफ्रक्शस हो चुके हैं या टाइम बार्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप तादाद जो है ना बढ़ा भी लें जजेस की और ठीक कर भी लें। और एक बात और सोचने की है, हमारा जो सुपीरियर जुडिशरी का जज है वो बहुत महंगा पड़ता है हमें, तकरीबन 50 लाख रुपए में एक जज पड़ता है। और आपने अभी 2 एडहॉक जजेस लगाए, उनको तो आप डबल तनख्वाह दे रहे हैं, उससे भी डबल ले रहे हैं। तो क्या उनके पक्ष हम कम करके उनको सहूलतें दे रहे हैं और नीचे वालों के साथ आप उस तरह का जो है इंसाफ नहीं करते? यकीन कीजिए मोटे पर्स वाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, आम बंदे को तो वास्ता डे टू डे इन आम अदालतों से है। जब तक वहाँ रिफॉर्म नहीं होगी, उसके लिए इंडिया के अंदर आप देखिए उन्होंने लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लाया है, बांग्लादेश के अंदर सालिश अदालत का कॉन्सेप्ट है। गुल्फ रिफॉर्म के बाद विलायत के अंदर चीजें डिसाइड होगी। अब तो 85% मुकदमे अदालत से बाहर ही डिसाइड हो जाते हैं। अमेरिका के अंदर सिर्फ 5% केसेस जो हैं वो अदालतों के अंदर जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि इसको एक बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज लाने की जरूरत है। ये पैच वर्क से काम नहीं बनेगा। एक बंदा आता है, वो एक पॉलिसी बनाता है, दूसरा आता है उसको अंडू कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही कि एक सियासतदान जो रिफॉर्म करेगा, दूसरे ने उसके अंदर बेहतरी नहीं लानी, उसे अंडू टोटली करना है और नई पॉलिसी लाएगा जुडिशरी का। बिल्कुल। सब्ज़ शहीन साहब से पूछते हैं, सबसे बताइएगा यही जो एक बात अभी की है कि लोअर जुडिशरी जो है उसके अंदर बहुत ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जजेस की कमी है, तो सही इस्तेलाहात अगर करनी है तो यहाँ पे करें। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आपके प्रोग्राम में ये पहले भी कोई 1 साल डेढ़ पहले बात हुई थी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जब तक आप लोअर जुडिशरी को रिफॉर्म नहीं करते, लोअर जुडिशरी को फैसिलिटेट नहीं करते, जैसे कला नौरी भाई ने कहा है, उनको ट्रेंड नहीं करते, जब ADR का सिस्टम इन्वोग नहीं करते, जब फ्रिवलस लिटिगेशन को नहीं रोकते, जब कास्ट सिस्टम इन्वोग नहीं करते, यहाँ पे एक बंदा आता है माजरत के साथ। अब तो शायद हमारे खिलाफ ये बात है कि हर घर में 2-2 वकील हैं, तो वो कहते हैं कि जी साथ वाले ने ज़मीन बेचनी है, नहीं दे रहा, उस पर किसी को बंदा खड़ा करके आगे केस कर देते हैं। होना ये चाहिए जो गलत केस करे, जो झूठा केस करे, कॉस्ट सिस्टम हो, वो जब से केस शुरू हुए जब तक चला है उसको डे टू डे उसकी काउंटिंग की जाए, मंथ वाइज काउंटिंग की जाए, ईयर वाइज काउंटिंग की जाए और उसको उसका पीनलाइज किया जाए, उसके पीनल इफेक्ट हो, उसका कॉस्ट इफेक्ट हो। और जब एक दफ़ा एक बंदे को 5-10 लाख रुपया फ़ाइन हो जाएगा, बेशक वो अफोर्डिंग भी हो, जिस तरह भाईजान ने कहा है कि जो अफोर्डिंग है वही सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, उसके एक रिकॉर्ड बन जाए कि फिर वो दूसरा मुकदमा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका रिकॉर्ड होगा कोर्ट के पास, अवाम के पास। वो कहेंगे ये झूठे मुकदमे करता है। वो कोई भी शख्स हो, वो इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग आवर कम्युनिटी, कोई भी इस तरह करता है, उसके खिलाफ सिस्टम को खड़े होना पड़ेगा। हम उस वक्त तक सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते जब तक सिस्टम की इनहेरेंट जो खराबियां हैं, जो वीकनेस, उनको दूर नहीं करते। जिस तरह कला नौरी साहब ने फरमाया, यहाँ जितनी भी अमेंडमेंट हो रही हैं वो अवाम के लिए नहीं हो रही हैं, वो पर्सन स्पेसिफिक हैं। वो है कि मुझे ये पसंद है, ये ठीक है, ये नहीं पसंद है, ये नहीं करना, इसको नहीं। जब तक ये पसंद नापसंद से निकल के
आप अवाम के लिए, आप जो है ना पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं कोई अमेंडमेंट करते, वो अमेंडमेंट वो इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व एनी सॉर्ट ऑफ पर्पज़। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से लेकर आज तक मास वाए कुछ चंद एक अमेंडमेंट के, बाकी जितनी भी हैं सारी पर्सन स्पेसिफिक हैं, इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक हैं, सेक्ट स्पेसिफिक हैं। अब उनसे निकलें, उनसे इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले गए। जब तक आप इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं देखते, आम आवाम जो है 80-90% उनको फायदा रिलीफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है सफदर साहब, मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले लूँ और ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद, नए जजेस की तैनाती का बिल पास होने के बाद अब आम साइलिन की बात कर लेते हैं कि उनको कितना फ़ायदा होगा। तकरीबन 30 लाख मुकदमात जो हैं वो पंजाब में ज़ेर इल्तवा हैं और ये इन साइलिन को इनको ये ओवरऑल पाकिस्तान में 30,000, लेकिन इनको ओवरऑल इन साइलिन की अगर बात करें तो इनको कितना फ़ायदा होगा। अब जो इस्तिलाहात भी कर ली हमने और उसके बाद फ़ायदा क्या होगा। ज़फ़र इकबाल कालानौरी साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं। सर बताइएगा कि आप समझते हैं कि आपके जो वकला हजरात है इनका भी किरदार है कि ये जो तादाद है केसेस की बढ़ाने में, इनका भी किरदार है, क्योंकि तरीक़ पर तरीक़ एक बड़ा मशहूर फ़िक्र है, ये ले ली जाती है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी मैं ये कहता हूँ जी, सबसे पहली रिफॉर्म जो है ना वो वकला के अंदर ही करने की ज़रूरत है। मेरे जो लॉ कॉलेजेस हैं, इत्तेफाक से एक लीगल एजुकेशन पे जजमेंट आई वाज चेयरमैन ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कमेटी देयर। हमने मुल्क में कुछ 100 से ज़्यादा रेफ लॉ कॉलेजेस को बंद कर दिया, तो माशाल्लाह सारे खुल गए हैं। आप ये देखें कि जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो है ना वो लॉ कॉलेजेस खुले हुए हैं, उनका कोई म्यार ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे मेडिकल कॉलेजेस का कोई म्यार नहीं है। बल्कि मुझे आगे कहने दें, इस वक्त मेडिकल कॉलेज का जो मालिक है वो सेठ है, उसका डॉक्टरी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके मीडिया उसका मालिक सेठ है, उसका कोई ताल्लुक जर्नलिज्म से नहीं है। इसी तरह मेरा लॉ कॉलेज का जो मालिक है ना, उसका लीगल एजुकेशन से ताल्लुक नहीं है, वो एक सेठ है। अब तो रख दिया गया है जी, वो मैं बताता हूँ। वो मैं उस जजमेंट के मतलब उस कमेटी में हूँ, बनाने वाले में से। वो जिस तरह से इम्प्लीमेंट चीज़ों को किया जा रहा है ना, ऐसे दुनिया में नहीं है। दुनिया भर में जब व्हेन यू आर कॉल्ड टू द बार, आपको एक सिर्फ इम्तहान होता है और आप बेशक सुप्रीम कोर्ट तक पेश हों, लेकिन वो बड़ा मीनिंगफुल एग्ज़ाम है और उसके बगैर आपको लाइसेंस नहीं मिलता। यहाँ पे तो जैसे रोडियाँ बांटते हैं, इस तरह लॉ कॉलेजेस बांटे गए हैं। और फिर ये जो फॉरेन एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर हो रही है, वो भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म का मसला कि अमीरों के बच्चे हैं वो 3 साल का लॉ करते हैं, यहाँ वाला लोकल जो है 5 साल का लॉ करते हैं, उनको लाइसेंस मिल जाता है। एक ज़माना था जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर होता था ना जी, वही लॉ कॉलेज में पढ़ाता था और वही मेरा बार का लीडर भी होता था। अब वो कहते हैं नंबरदार थे मैं तो टुक्कर मेरा भरा देसी। बार का जो उहदेदार है ना, वो एक भारी भरकम फी लेता है, क्योंकि उसकी ज़मानत होती है, उसको ज़मानत मिलती है, उसको अगर स्टे लेना वो मिल जाता है। बाद खुद पेश नहीं होता, दूसरे वकील को आगे जो है ना वो हायर कर लेता कि आप दें। हमारे इलेक्शन साल भर होते हैं, करोड़ों रुपए इसके ऊपर उठते हैं। आप मुझे बताएं कि एक शरीफ आदमी जो है वो इतने पैसे क्यों लगाएगा अगर उसने गलत काम नहीं करना। जज साहिबान भी फिर उनको देख के रिलीफ देते हैं। तो ये वाली रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो इलेक्शंस का प्रोसेस है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। करोड़ों रुपए लगा के लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन से वहाँ चले जाते हैं। वो बार काउंसिल सारी की सारी वक्त के लोगों के साथ बार्गेन करती है। और एक सबसे बड़ी धांधली की वजह ये है, एडवोकेट जनरल ऑफिस, अटर्नी जनरल ऑफिस, सारी लॉ मिनिस्ट्रियाँ, ये हज़ारों ओहदे हैं जो हुकूमत वक्त है वो लोगों को बांट सकती है। और आप वहाँ पे इंडक्शन मेरिट के ऊपर कर दें। ये क्या बात हुई कि जिस जमात की ये हुकूमत आई है वो अपने बंदे लगाए थे? ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। ज़ाहिर है फिर एलोरमेंट है उन बंदों के लिए जो इस हुकूमत के मंजूर नज़र होंगे, उनको वो अहदा मिलता है। अब इलेक्शन के अंदर बात क्या होती है, जी आपको ये नौकरी दिलाई है, फ़लाँ को ये नौकरी दिला देंगे, आपको जज लगवा देंगे, आपको निकलवा देंगे। आप मुझे बताइए, सियासी बंदों के साथ इस तरह बात करते हैं। यहाँ पर वकला की रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात है कि यहाँ पे स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर गैप है प्रैक्टिकल में और जो थ्योरी है, हम वो वाली चीज़ें इम्पार्ट नहीं करते। एक चीज़ है कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन। वलायत में हर साल, मेरा राइट ऑफ ऑडियंस इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं दुनिया भर ट्रैवल करता हूँ। वहाँ पे हर साल आपको एक कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन लेनी पड़ती है। अगर आप वो नहीं ना लेते, आपका अगले साल का लाइसेंस एक्सटेंड नहीं होता। इवन चाइना में 52 घंटे की है।
तो यहाँ पे तो आपको वो चीज़ें नहीं सीखनी नहीं है। और जजेस जो हैं जिनको जुडिशल एकेडमी में, मैं कोई 25-26 साल से जजेस को वहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, उसका कंटेंट क्या है, जजेस को नई चीज़ों के ऊपर जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। और सुपीरियर जुडिशरी के जजेस जो हैं वो तो कभी आज तक जुडिशल एकेडमी गए ही नहीं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है, अब वर्चुअल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। दुनिया ने इसी तरह से बैकलॉग को अरेस्ट किया है और इसके अंदर कॉम्पिटेंसी आई। और एक बात मैं जोर दे के कहूँगा, वो ये है कि जी वकला का प्रोफेशन और मेडिसिन का प्रोफेशन और टीचिंग का प्रोफेशन आर नॉट मनी मेंटेनिंग प्रोफेशन एट ऑल। मनी इज बाय द वे। जिसका दर्द दिल नहीं है, वो लोगों की खिदमत नहीं करना चाहता, वो सिर्फ लोगों को लूटना चाहता है। यहाँ पे आप हर एक के वकील बनते हैं। आप मुझे बताइए, झूठे का, खाइन का, बेईमान का, कब्जा ग्रुप का, जाली डॉक्यूमेंट बनाने वाले का बंदे को वकील होना है? नहीं। ये नूर मुकदम केस के अंदर जो बंदा वकील हो जाता है, जो मोटरवे के वाक़े के अंदर वकील हो जाता है, जो बंदा मरी हुई मुर्गियां बेचता है उसका वकील हो जाता है, या घर में डाका मार के बच्चे भी खराब करता है, ही इज अ पार्टनर इन क्राइम। यू हैव टू लर्न टू से नो। इनकी इस्तेलाहत कौन करेगा? ये हम इसलिए कि अगर हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन बहुत स्ट्रांग हो, ये हमारी जो बॉडीज हैं वो अगर मेरिट के ऊपर आए, तो हम अपने मामलात के अंदर अच्छा इंसाफ करने वाले हैं ही नहीं। वो तो एक्शन हमने कभी किया ही नहीं है, कभी होता नहीं। इसी तरह जजेस की इंडक्शन मेरिट पे बिल्कुल भी नहीं है। चलें, सिविल जज का, एडिशनल जज का तो कोई एग्जाम है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या एग्जाम है? ये प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जजेस ने ज्यादती की, उन्होंने क्या किया था, एक तरमीम लेके आए और उन्होंने 17th अमेंडमेंट से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली, पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल कम कर दिया। अब सियासतदानों ने पकड़ के सारा कुछ सियासी कर दिया है। आप मुझे बताइए कि इस तरह के प्रोसेस में से जजेस जो निकलते हैं, उनमें से कोई अच्छा निकल आएगा, कोई बुरा निकल आएगा, लेकिन क्राइटेरिया तो कोई नहीं है। आपका एक कनेक्शन जो है वो काम करता है। इस बुनियाद पे सर मामला जो है ना वो हल नहीं होंगे। हमें हर जगह पे मेरिट लाना और हर जगह पे कैपेसिटी बिल्डिंग भी करने की हमें जरूरत है, सीखने की जरूरत है। इवन हमसाया ममालिक जो है ना, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे भी सुपीरियर जुडिशरी के जजेस अकेडमी में जाते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड की तो दूर की बात है। यहाँ पे हमें क्या सुरखाब का पर लगा कि हमें सब कुछ आ गया। हमें सबको सीखने की ज़रूरत है, हमें सबको पढ़ने की ज़रूरत है, हमें सबको जदीद तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और जो बेचारा साहिल है ना, आप देखिए, मुझे अगर वो लेके जाता ना इस्लामाबाद केस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, तो मेरी फ़ी के अलावा एक डेट के ऊपर 60-70 हज़ार रुपया वो देता है। भी तो ज़ाहिर है वो। और जब केस एडजर्न हो जाता है, वो मुझे भी बुरा भला कहता है, वो जज साहबान को भी अच्छा तो नहीं कहता होगा। इसलिए आप लोगों के लिए कोई तरीकाकार ऐसा बनाएं कि लोगों के लिए इंसाफ हो और इज्जत भी मिले और इंसाफ भी मिले। यहाँ पे चेहरे देख के इंसाफ होता, हमें कहना पड़ेगा। यहाँ पे इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, टू बी वेरी फेयर। सफदर शहीन साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? सारी बातें आपने सुन ली। पहले जो है वो जुडिशरी ने अपनी इस्तेलाहात की, अपनी तरमीम करवा ली, अब हुकूमत ने करवा ली है। अब देखिए, वो कहते हैं ना, इस बोल तो कुछ ना बोल। मैं विद द स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेटिक एंडोर्समेंट टू द कलानौरी साहब, मैं यह कहूँगा कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आता है क्रिमिनल सिस्टम हमारा, जहाँ से इमीडिएट रिस्पांस, इमीडिएट हेल्प या इमीडिएट जस्टिस आपको पुलिस से मिलना है। वो क्या करते हैं, वो आपसे पूछते हैं आप कौन हैं। वो ये नहीं पूछते जुर्म किया हुआ, बदकिस्मती यहाँ से अंदाज़ा लगाएं आप कौन हैं। आपने इंट्रोडक्शन कराया, मैं MNA हूँ, MP हूँ, सेक्रेटरी हूँ। कोई अच्छा होता तो वो कहेंगे जी ठीक है, हम आ गए आपके पास, फ़ौरन आ जाएँ। आपने बताया मैं एक कॉमनर हूँ, मैं यकीन से कहता हूँ कि वो आपके पास ही नहीं आएंगे। कहेंगे मैं अगले को कहता हूँ, वो कहेगा मैं अगले में कहता हूँ, वो कहेगा मैं अगले को कहता हूँ। वहाँ पे कोई जाते नहीं है। अगर आप थाने में पहुँच जाते हैं तो थाने में भी वहाँ पे ग्रेडिंग है। आप किस गाड़ी में आए हैं, आपके पास कौन सा फ़ोन है, आपने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, आपने कौन से ब्रांड की घड़ी पहनी हुई है, वो सारा चेक करते हैं। वो चेक करते हैं। जब सोसाइटी में इतनी सारी डिवीज़न है, आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे इंसान नहीं, इंसान को नहीं देखा जा रहा, उसकी वैल्यूएबल्स को देखा जा रहा है। वहाँ पे जस्टिस सिस्टम का क्या काम करेगा? सबसे पहले आपने इंसान को इंसान बनाना है, इंसान को इंसानियत का दर्जा देना है। जैसे जफ़र भाई ने कहा, आप जैसे जफ़र भाई ने कहा, आप उनको इज्जत नहीं देते जो हमारा पे मास्टर है। क्यों इज्जत नहीं देते? वो ना उनके बैठने के लिए जगह है कोर्ट्स में, उन्होंने आके गलियों में खड़े रहना है, वो बाहर खड़े रहना है। वो तो वहाँ भी खजल हो जाती है, बैठने के लिए जगह आ जाके कोर्ट में है। आई अप्रिशिएट के वकला के लिए है, उनके लिए क्यों नहीं भी? जो हमारा पे मास्टर है उनके लिए भी करें, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें और उनको उनका ड्यू शेयर दें जस्टिस के हवाले से। आप हमारी जो क्रिमिनल सिस्टम है उसका हाल आप देखें, पूरी दुनिया में टाइम थोड़ा है इसलिए एक फ्लैटिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जहाँ भी कोई मुलज़म पकड़ा जाता है, प्रोसिक्यूशन आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि जी हम ये केस बना रहे हैं। आपके यहाँ SP आता है, DAG आता है, IG आता है,
भाई उनके पास क्या है, क्यों कि वो कहते हैं कि नहीं हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा है मीडिया पे, हम पावरफुल हैं, हमने करना है। सफदर शाहीन साहब, कारकर्दगी फिर कैसे सामने आएगी? वो कारकर्दगी नहीं होती, यही तो कह रहा हूँ। अगर वो कारकर्दगी भी है तो वो किसी ASI की है, किसी सब इंस्पेक्टर की है, जिस बेचारे को कोई पता नहीं है कि वो कहाँ क्या हो रहा है, जो इसका रिवार्ड लेना है, जिसका सर्टिफिकेट लेना है, कमेंडेशन सर्टिफिकेट लेना है IG से, होम सेक्रेटरी से, प्राइम मिनिस्टर से, वो किसी और ने लेना है और वो किया किसी और ने है। होना ये चाहिए कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस दोनों इस तरह चले साइड बाय साइड और उन दोनों एक पेज पे हों, और जब प्रोसिक्यूशन कहते कि ये केस नहीं बनता, वो केस वहाँ पे ड्रॉप कर दिए, जो वो केस को ना लेके लिया जाए। यहाँ पे जब प्रोसिक्यूशन कहती है कि ये केस नहीं बनता, तो पुलिस पता क्या कहती है, नहीं ये फ़लाँ नाम नहीं ले सकता कि फ़लाँ ने कहा था, तो इसको जो है ना ग्रेल करना, ये केस आप चलान के लिए, इसको चलान है तो इसको आगे फारवर्ड करें। नतीजा क्या निकलता है कि वो ना आगे प्रोसीड करता है, वो जो अक्यूज़ है वो बेगुनाह है, लेकिन 4-5 सालों के लिए वो बेचारे को रगड़ा लगा। लेकिन सफदर शाहीन साहब, एक मेरा सवाल आपसे है, ये इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखें, फंड्स तो आपको भी हुकूमत देती है, आपकी काउंसिल, बार काउंसिल जो हैं, तो अगर साइलिन को बैठने के लिए जगह नहीं है तो फिर आप जो पैसे मिलते हैं आपको उस पे से लगवाएं, उधर लगा दें आप। मुझे PLD 2024 पेज 1 की कसमें, मैंने आज तक 21वां साल है, बार काउंसिल के फंड से एक 25 पैसा अभी भी ये कुछ दिन 2-4 दिन पहले खबर भी नहीं मैंने लिया। बार काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं लाहौर बार का 150 साल में सबसे यंग सदर रहा हूँ, बार काउंसिल में मैक्सिमम वोट लेके बार काउंसिल के अंदर पंजाब बार काउंसिल में भी रहा हूँ, इसलिए मैं आपको उधर का तजर्बा बताता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। लीगल एड के लिए जो, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से सॉफ्ट लोन हमने 4% लिए, उसके अंदर फ्री लीगल एड का एक बहुत बड़ा फंड था, आज तक कभी बार काउंसिल को मिला ही नहीं है। यहाँ पे वो जो फंड है ना, वो भी सियासी बुनियादों पे अपने मखसूस लोगों को लोग जो है बांटते हैं, जैसे खैरात बांटनी है। ये बिल्कुल ही ऐसा है नहीं, लोगों को ये फंडिंग अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ तक देखें कि ये जो मुचलका दाखिल करना होता है ना, अगर उस इलाके का कोई बंदा जिसकी प्रॉपर्टी है, वो मुचलका जब तक दाखिल नहीं करता, बंदे जेल के अंदर सड़े बढ़ रहे हैं, और आपके पास टाउट मुचलके सबको पता नहीं है क्यों हो रहे हैं। और ये जो FIR का कॉन्सेप्ट है, दुनिया में सिर्फ 4 मुल्कों में है, सिर्फ 4 मुल्कों में है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, नो मोर। बाकी जगहों पे दिस इज जस्ट अनदर स्टेटमेंट। वो झूठ का पलंदा है, उसके अंदर जो कहानी लिखी होती है वो सारा झूठ है, अपने गवाह डाले होते हैं। वहाँ पे लोगों को पता लगता है उसने गोली मारी, वो उसको जाके बाई बक्खी में लगी। कैन यू सी फ्लाइंग बुलेट्स? ये सिर्फ मैट्रिक्स फिल्म में या मौला जाट में होता है। यहाँ पे फ्रेम किया जाता है, उस झूठे के ऊपर सारा काम जो है वो चल रहा है। और उसके बाद आप जदीद चीज़ें हैं जैसे DNA वगैरह कहाँ पे जो है टू प्ले लाई जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं लेते आप। कंप्यूटर डिजिटल फोरेंसिक्स का कोई इतनी बुरी इन्वेस्टिगेशन है, वो नैब की इन्वेस्टिगेशन बहुत बुरी है। और यहाँ पे एक सियासी जमात जिसकी हुकूमत होती है, वो दूसरे का जो है एहतसाब करती हैं। वो एक अदारा होना चाहिए जो न्यूट्रल हो, सबका एहतसाब हो, क्रॉस दी बोर्ड हो, हर वक्त हो। तो हमारे केस ही इतने बुरे बने होते हैं। सबकी होती है ना, जब जीत के इलेक्शन आते हैं आप। नहीं सर, ये देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, यहाँ पे ना वकुला का एहतसाब का अमल जो है वो ठीक है, ना जजेस का एहतसाब का अमल ठीक है, ना पुलिस का है। और पुलिस को सियासी मकासद के लिए जब तक इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे, जब वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं तो बहुत से गलत काम वो फिर अपने भी कर लेते हैं। तो इसलिए लोग इस्तेमाल तो करते हैं। यही बात है ना जी। अब आप देखें वलायत के अंदर जो है आपकी 40% जो है सिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है, आधे से ज्यादा लोग अवाम में से पुलिस के अंदर हैं। वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे ऑनररी जजेस हैं। पब्लिक का अमल दखल बड़ा जरूरी है। ये जो जूरी सिस्टम है ये बड़ा जबरदस्त है, उसका इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लाना जरूरी है। हम तो इन आइसोलेशन सारा के सारा काम कर रहे हैं। और फिर एक बात मैं जोर दे के कहूंगा, जजिंग जो है ये अल्लाह की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हमें जजेस चाहिए जो दर्द दिल वाले हों, जिनका पैशन हो, जिसके अंदर जज्बा हो। उनके अंदर अगर हम कमिटमेंट और जज्बा नहीं लेके आएंगे, आप भले जितने जजेस मर्जी बढ़ा दें, बात नहीं बनेगी। इसी तरह वकला लाने, वकला जो दर्द दिल वाले हों कि मैं किसी को रिप्रेजेंट करना एक आजाद है। सर हमें अच्छा ह्यूमन बीइंग जब तक पैदा नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर शोबे के अंदर हम अच्छा ह्यूमन बीइंग पैदा नहीं कर सके। जब तक आप अच्छा ह्यूमन बीइंग नेशनलिस्टिक, अपनी रवायात के मुताबिक, अपनी जो हमारे मजहबी रवायात है उनके मुताबिक एक हर शोबे में लोग नहीं आएंगे। यहाँ पे डॉक्टरी का शोबा, बहुत सारे लोग ऐसे ऑपरेशन नहीं कर देते जो नहीं बनते हैं, वो कर देते हैं ना, ऐसे ही है। लोगों को लूट रहे हैं। आप इधर PIC के अंदर ही चले जाएं, आपने अगर NGO करानी है ना, एंजियोग्राफी, आपको 2 महीने बाद की डेट देंगे। वही डॉक्टर प्राइवेटली 15 मिनट के बाद करेगा। क्यों है? ना इधर हेल्थ है, ना इधर एजुकेशन है। आप मुझे बताइए जो प्राइवेट लॉ स्कूल्स हैं ये, इनके अंदर ये, और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल दूसरे भी जिस मसले में सारे पैसे ये बना
रहे हैं, किधर गया पब्लिक स्कूल? अमेरिका के अंदर आज भी उनका जो प्रेसिडेंट है वो पब्लिक स्कूल जाता है। इंग्लैंड के अंदर जो इतने जिनसे हमने उनके जजेस जो है अंडरग्राउंड पे आते हैं, आपके सामने है, कैसे वहां पे बच्चे भिजवाएं? जो सूरत हाल है जी वो खराब है ना। लेकिन एक जमाने में सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर का है, इसका गवर्नमेंट कॉलेज के साथ लीथल कॉम्बिनेशन था। पहले 100 से ज्यादा के सारे पोजीशंस इनकी आती थी, हमने वो वाला अब सेंट्रल मॉडल रहने ही नहीं दिया। हमने खुद पब्लिक स्कूल को खत्म किया। और ये जो एजुकेशन है, माजरत के साथ, ये एजुकेशन हम डिग्निफाइड क्लर्क पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्नोक्रेट पैदा ही नहीं कर रहे। इस सदी के अंदर 4 मुल्कों ने तरक्की की है, जापान ने, जर्मनी ने, कोरिया ने और चाइना ने। सब के सब ने टेक्निकल एजुकेशन लाई है। आपको पढ़ा लिखा बढ़ई चाहिए, आपको पढ़ा लिखा मशीन ऑपरेटर चाहिए। हम ये क्या एमए पास पैदा कर रहे हैं? यहाँ तो जहल पीएचडी भी डिग्रियां आप बांट के कर रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। हमें मशीन ऑपरेट करने वाला बंदा नहीं आता। आप ये मीडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, वो कहीं से ग्रेजुएशन करके नहीं आए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, बेहतरीन काम करते हैं। जब तक हम एजुकेशन को इधर नहीं लेके जाएंगे, यही रास्ता हमारी कामयाबी का, और इधर जाना पड़ेगा। लेकिन सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब, मुझे ये बताएं कि प्रोडक्शन कैसे बेहतर की जा सकती है? हमारे जो यंग वकील आ रहे हैं, इनकी प्रोडक्शन की कोई ऐसी तजवीज़ दें कि कैसे बेहतर की जा सकती है, चलो अगले सालों में हम कोई बेहतरी की तरफ चले जाएं। सर ये सभी को पता, जो बात बयान बताने लगा, सिर्फ वो विलिंगनेस टू वर्क या बदनीति जब होती है तो विलिंगनेस टू वर्क ना हो तो ये होता है। सबसे पहले तो एक इनका सलेबस सभी का एक कर दें, तमाम स्कूल्स का, तमाम लॉयर्स का, तमाम कॉलेजेस का। ये जो इनसाइड पाकिस्तान है, जो आउटसाइड पाकिस्तान है। अभी जैसे भाईजान ने कहा कि बाहर के जो बाबू के बेटे हैं वो 3 साल का लॉ करके आते हैं, हम 5 साल का करते हैं। हमारे यहाँ जो लीगल सिस्टम है वो कहता है 17 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, उनकी 15 साल उनको भी कर रहे हैं। कभी कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं? कि जिन्होंने नोटिस लेने हैं उन्हीं के बेटियां बेटे वहाँ पे हैं। आप जितनी देर तक ये सारी चीज़ें आप इनको ख़त्म नहीं कर दे, एक पॉलिसी नहीं बनाती, उतनी देर तक आप कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं? फिर उसके बाद सबसे अहम बात, विद लॉट ऑफ एम्फेसिस, कोई भी वकील है उसको आप प्रॉपर 2 साल तक ट्रेनिंग दें कोर्ट्स में, उससे केसेस लें, उससे ड्राफ्टिंग करवाएं, उसके बाद जो है सिस्टमेटिकली उसका 6 माह के बाद एक एग्ज़ाम हो, 1 साल के बाद हो, फिर 1.5 साल के बाद हो, फिर 2 साल के बाद हो, फिर उसके बाद उसको इजाज़त दें कि वो जो है ना अपना ऑफिस बना सकते हैं। यहाँ क्या होता है, LLB करके आया है, अब मैंने ज़मीन बेच दी है, माजरत के साथ, ये बिटर फैक्ट है, आप मानेंगे या नहीं। अब मैंने ज़मीन बेच दी है, बेटे ने वहाँ पे दफ्तर बना लिया, दफ्तर बना के तो साथ 2 पुलिस वालों को मिला लिया है, जो दूसरी पार्टी है उनको कोर्ट से बाहर निकलते हुए फेंटा लगाया, पार्टी ने पैसे दे दिए हैं। आप क्या हो गया जी, वकील जो है इन्होंने ये किया, ये बड़े कामयाब वकील हैं। हमारी सोसाइटी में भी खराबियां हैं, लेकिन उन सोसाइटियों को हमने चैरिटी बिगिनस एट होम ना, हम अपने आप को तो सीधा करें। हम वकला हजरात कभी भी किसी भी तरीके से ये नहीं होना चाहिए कि हम पार्टी के साथ पार्टी बने। हमारा काम सिर्फ कोर्ट के प्रेमिसेस तक है। किसी वकील का ये काम नहीं है थाने में जाए, किसी वकील का ये काम नहीं है कि पार्टी को जो है ना किसी पुलिस को गिरफ्तार करे, पुलिस को, या पुलिस से उसकी जान छुड़वाए। नेवर एवर। जब तक ये चीज़ें, इनकी बॉन्डिंग नहीं होगी, वकला की अकाउंटेबिलिटी बेहतर नहीं होगी, बार काउंसिल जो है ना उनको वो चंदा लेने वाली और जो पैसे जनरेट करनी मशीनें ना बने, वो एक पढ़े लिखे अदारे का एक सुपरवाइजरी रोल है जो उनका, जो आइन और कानून में दिए गए, उस रोल को वो अडॉप्ट करें। जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर कट हैं, हमारे यहाँ पास सामने सिस्टम बने पड़े हैं। जैसे अभी भाईजान ने कहा कि इंग्लैंड का सिस्टम उठा लें, अमेरिका का उठा लें, जर्मनी का उठा लें, स्विट्जरलैंड का उठा लें, वहाँ पे हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी है। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। हमारा इस्लामिक सिस्टम देखें, कुर्बान जाऊँ उस वक्त पे कि जब खलीफा वक्त सैयदना उमर फ़ारूक तकरीर कर रहे हैं, जुमे का खुतबा दे रहे हैं, तो एक बदू उठ के सवाल करता है कि आपके पास 2 चादरें कैसे आ गई हैं। वो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम हर जगह वो बिल्कुल वो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे बिल्कुल। तो हम कभी भी जिसके लिए पाकिस्तान बनाया था, जो ख्वाब था, वो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। इसी तरह ज़फ़र इकबाल कला नौरी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने भी अपनी माहिराना राय दी। और सालीन को अब वक्त बताएगा जी, अभी जो है वो 26वीं तरमीम हो चुकी है, जजेस नए तैनात किए करने के हवाले से बिल पास हो चुका है, और ये जो हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, साइलिन को कितना रिलीफ मिलेगा ये वक्त ही बता देगा। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से पहले मैं बता दूं कि एक और मामले पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरा जो इशू है, जो दूसरा टॉपिक है, उसके ऊपर आज हम बात करना चाहते हैं। देर आए दुरुस्त आए। पंजाब हुकूमत की जानब से जो है वो लकड़ी काटने वाले, चोरी करने वाले या दरख्त काटने वाले, इनके ख़िलाफ़ जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो है वो जो सज़ा है, इसकी सज़ा में 4 गुना इजाफ़ा कर दिया है। 4 गुना इजाफ़ा किया गया है। तो दरख्त काटने की सज़ा जब 4 गुना कर दी गई है, मेरा ख्याल इसके पीछे यही होगा कि आजकल जो स्मोक है और स्मोक की वजह से जो इस वक्त प्रेशर पड़ा है हुकूमत के ऊपर, उन्होंने कहा कि चलो इसकी जो है वो दरख्त काटने की, लकड़ी चुराने की सज़ा में जो है वो 4 गुना इजाफ़ा कर दिया जाए, लेकिन दरख्त साथ लगाने भी चाहिए। अब देखना कि ये 4 गुना जो इजाफ़ा किया गया सज़ा का, इसके बाद भी कोई ये इस तरह का सिलसिला दरख्त काटने का, ख़ास तौर पर कनार रोड के ऊपर, इधर लाहौर से तो मुतअद्दिद जगहों के ऊपर कई दफ़ा देखा है हमने कि दरख्त काटे जाते हैं। और ये फॉरेस्ट एक्ट 1927 में तरमीम की गई है। इसका क्या फ़ायदा होगा? और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि एक प्रोटेक्शन फ़ोर्स भी बनाने का फ़ैसला किया गया है। रेंजर्स आर्मी से ट्रेनिंग होगी इनकी। ये जो फोर्स है, कानून बनाए तो जाते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं किया जाता। इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कितना फ़ायदा होगा। कानून दान निदा नूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और इसी तरह एक और कानून दान माहिर कानून अब्दुल्ला ज़फ़र साहब हैं, इनसे भी राय लेंगे कि कानून बनाने का कितना फ़ायदा होगा और इस पर अमल दरामद किसने करवाना है। क्या पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद करवाना, पुलिस ने, किसने करवाना है? तो सबसे पहले निदा नूर साहबा की तरफ जाएंगे। निदा साहबा, स्मोक बहुत ज़्यादा है और पंजाब हुकूमत ने काम तो अच्छा किया है कि तरमीम कर दी है फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, मेरे ख्याल पहली दफ़े शायद की हो ये। तो ये 4 गुना सज़ा करने का फ़ैसला किया है कि अब जो पकड़ा जाएगा इस तरह के कामों में तो उसको सज़ा होगी। तो आप बताएं कितना फ़ायदा होगा? जहाँ तक दरख्त काटने ना, गैर कानूनी दरख्त काटने की सज़ा कोई आज से नहीं, 1927 से है। पाकिस्तान बनने से भी पहले की ये सज़ा है। तो जो पुरानी सज़ाएँ हैं वो कम है, पुराने जुर्माने भी कम है। पुराने जुर्माने 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये हैं। तो अब बिल्कुल हमारे लॉज में ज़रूरत है कि तरमीम की जाए और फाइन्स बढ़ाए जाए, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक जुर्माना किया जाए। जो लकड़ी काट रहे हैं ना, वो जुर्म, संगीन जुर्म है, जिसकी जो कि काबिले सज़ा भी है, जिसकी सज़ा एक प्रॉपर एक क्रिमिनल कल्पेबल एक्ट है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है ये नेचर के साथ खिलवाड़ है और एक छोटा मोटा खिलवाड़। आज से अगर ये 100 साल पुराना कानून है, 100 साल पहले देखा जाए ना, तो क्या था, अंग्रेज़ था ना, उसको क्योंकि उसको चाहिए था फॉरेस्ट, दरख्तों वाले अंग्रेज़, दरख्तों वाली स्टेट। तो आपको अगर अभी भी हम पुराने इलाकों में जाए ना, तो दरख्तों के ऊपर नंबरिंग होती है 1 से 1000। तो वैसे हमारे लाहौर को बागों का शहर भी कहा जाता था, लेकिन अब भी है। बिल्कुल। तो मरी के इलाकों में दरख्त गिना करते थे अंग्रेज। दरख्तों के बारे में इतने पर्टिकुलर थे कि उन्होंने एक एक दरख्त गिन के रखा हुआ था। और यहाँ पे जब कि हम सब कॉन्टिनेंट का कल्चर देखें, यहाँ पे दरख्त की लकड़ी की वैल्यू ये है कि आप भूसा बनाने के लिए और आग जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए अपनी कीमती लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हो। और कर करके आज ये हाल हो गया कि अक्टूबर नवंबर में आपकी आंखों से पानी टपकते हैं। मुआशरा इतनी बुरी तरह से ख़राब हो रहा है। तो जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि अगर हम इसका पस मंज़र देखें ना इस तरमीम का, तो वो यही है कि स्मोक और एयर क्वालिटी इंडेक्स इंक्रीज की जा सके, एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोका जा सके। लेकिन निदा साहब, मुझे तो ये है कि कानून बना तो दिए जाते हैं, अमल दरामद ही नहीं होता उसके। ये इसी तरफ आ रही। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें हमारी कोर्ट्स बहुत एक्टिव है। इनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड राइट्स। ये पूरी दुनिया इन पे एक्टिव है। क्लाइमेट राइट्स, इन्वायरमेंट राइट्स, इन पे ग्रीन बेंच ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के। और ये जो स्मोक है ना, हुकूमत तो आज 6 साल बाद आई है ना स्मोक पे स्टेप लेने। हाई कोर्ट ने आज से बहुत पहले जो से क्लाइमेट चेंज के बेंचेस भी बनाया हुआ, वाटर प्रोटेक्शन भी बनाया हुआ, और आज भी जो है ये सब जुर्म है। अब बात आ जाती है इस तरमीम की। इसमें देखिए 2 किस्म की जो है ना लकड़ी कटवाई जाती है। एक ऑथोराइज्ड कि आपकी अपनी लैंड पर लकड़ी है, लेकिन जो आपकी जो लैंड है ना, आप जो गांव में लैंड है, आपकी जो देही लैंड है, उस पर भी आप बगैर इजाजत के लकड़ी, उसके भी अगर आपकी अपनी जमीन है तो आप नहीं काट सकते। जी बिल्कुल। आप कीमती लकड़ी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कट ऑफ नहीं कर सकते। जो फॉरेस्ट है ना, वो किसी प्राइवेट लैंड में नहीं आते, बल्कि महकमा जंगलियात के तहत आते हैं। और सबसे ज़्यादा जुल्म की आपको बात बता दूं, इसमें कुछ पिटिशंस भी हुई हुई हैं हाई कोर्ट में कि सबसे ज़्यादा जो लकड़ी चोरी होती है वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स खुद करते हैं। अगर आप कभी रात के टाइम जंगलों में जाए ना, तो फिर वो अमल दरामद क्या करवाएंगे अगर खुद वो इसमें मुलव्वस हैं? जंगलों के जंगल खाली हुए हैं और वो लाखों की तादाद में लकड़ियां चोरी करके महंगे दामों बेचते हैं। तो इसमें बजाय इस कानून को देखने, इस कानून में जो अब तरमीम हुई है ना, उसके तहत सज़ा भी 400% बढ़ा दी गई है। एंड सेकेंडली जो चीज़ की गई है
वो ये की गई है कि इसके अंदर इसको मैजिस्ट्रेट के साथ ट्रायबल कर दिया गया। बिल्कुल, जो फॉरेस्ट ऑफिसर है इनका है। जी बिल्कुल, पहले क्या डिवीजन होता फॉरेस्ट था, जी ऑफिसर। जी, पहले क्या होता था, जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसकी इंक्वायरी लगती थी अपने डिपार्टमेंट में, उससे नुकसान ये होता था कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती थी। अब क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो आप मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेके फॉरेस्ट ऑफिसर के खिलाफ अगर कोई भी लकड़ी की शिकायत आती है उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे। बल्कि यहाँ पे एक और फ़ायदेमंद चीज़ आई है, वो ये आया कि अगर कोई इतला देगा लकड़ी चोरी की, लकड़ी गैर उसको इनाम दिया जाएगा, बिल्कुल इनाम दिया जाएगा। मैं निदा नूर साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मैं साथ मिला लूँ अब्दुल्ला ज़फ़र साहब को, ये भी माहिर कानून है। क्या समझते हैं कि अच्छी चीज़ है ये? आपकी क्या राय है? बात तो ये है कि इन्होंने जो बात किया मैं इनसे टोटली एग्री करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में हर तरह का कानून बना हुआ है, लेकिन आवाम समझती है या लोग समझते हैं कि कोई मिसकंसेप्ट है कि पाकिस्तान में कुछ जो कानून है वो नहीं बना हुआ, लेकिन हर तरह का कानून बना हुआ है। लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट होने का जो हम इस पर बहस कर सकते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट उसे हमें किस तरह करवाना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता, उस पर इम्प्लीमेंट इस वजह से भी एक बात यह है कि इम्प्लीमेंट नहीं होता क्योंकि काफ़ी सारे जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो खुद नहीं चाहते कि इस तरह का कोई कानून हो उसे हम इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इससे उनका अपना नुकसान होगा। जैसा कि मैम ने कहा है कि वो कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो खुद दरख्त काट के, यही मेरा साथ सवाल भी लेना कि ऐसा तो नहीं होगा कि 4 गुना इजाफा कर दिया है, रेट भी करप्शन का बढ़ जाएगा? वो यही बात है, कुछ पैसे दें, कुछ दो और कुछ लो जी, ऐसा तो नहीं होगा? करप्शन की जो बात है, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें करप्शन इन्वॉल्व है। अगर हम सिर्फ करप्शन की तरफ फोकस करेंगे तो पाकिस्तान के बहुत सारे जो एंगल्स हैं, बहुत सारे मामला हैं वो ठीक हो सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने बड़ी दफ़ा सुना है, आप दोनों कानूनदान बैठे हैं, कि लोग मिसाल देते हैं कि दरख्त के ऊपर अगर 302 लिख देना तो वो ये एग्जाम्पल ये है कि वो सूख जाता है। तो इस तरह की कोई सज़ा अगर रखें, अगर हमने ये करना है ताकि लोगों को डर हो, खौफ हो। सज़ा तो इस तरह की खैर नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि कुछ हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं आवाम में। कुछ सोसाइटी के कुछ अखलाकियात भी होती हैं, हम कोई एजुकेशन उन्हें कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं कि आपने जो है दरख्त नहीं काटने और दरख्त लगाने हैं। इससे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एक फ़ायदा हो सकता है। सज़ा होनी चाहिए, सज़ा मतलब सज़ा इन सेंस फ़ाइन की सूरत में, आप कोई फ़ाइन, अगर कोई दरख्त काटता आप उसे कोई फ़ाइन दे सकते हैं तो वो ठीक है, लेकिन जेल की हद तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई सज़ा जो कोई ज़्यादा कारआमद होगी। बिल्कुल, मैं वापस जो है वो निदा नूर साहबा की तरफ जाऊँगा। मेरा सवाल एक डिफरेंट दूसरे एंगल से है कि चलो ठीक है, ये तो एक उन्होंने तरमीम कर दी और सज़ा 4 गुना बढ़ा दी है, वैसे भी क्लाइमेट चेंज की तरफ पूरी दुनिया जा रही है, तो हमें वैसे क्या करना चाहिए? जी, यही मेरा भी यही कंसर्न है कि देखें, हमें एक रूट कॉज को पहचानने की ज़रूरत है। कि अगर देखें ना, कोई कहे कि सोना चोरी किया तो समझ आती है कि सोने की एक वैल्यू है, चांदी चोरी हुई है समझ आती है कि कोई वैल्यू है। किसी का दरख्त चोरी करने की ना हमें हिस्ट्री समझने की ज़रूरत है कि इसमें 2 कॉजेज़ हैं। पहला कि किसी ने शरारत से काट लिया, कोई नशई आके काट गया, कोई तना यूज़ हो गया। अब देखिए, जो दरख्त का मेन यूज़ है ना वो फर्नीचर है। तो ये हमारा सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पे एक वुड को आइडियलाइज किया जाता है, महंगा फर्नीचर, हमें शीशम का फर्नीचर चाहिए, ये फर्नीचर चाहिए, अखरोट की लकड़ी का फर्नीचर चाहिए। बाकी दुनिया में जाए वो तो सारा आर्टिफिशियल फर्नीचर है। जो दरख्त का मेन कॉज है ना, अगर हम देखें, जो दरख्त की लकड़ी की असल कीमत लगती है वो लाखों के फर्नीचर में लगती है, जो मेन कॉज है। हमें उसको रोकने की ज़रूरत है। हमें सोशली तो करना चाहिए, लीगली जो है ना वुड का फर्नीचर, मेरा ख्याल में अब प्योर वुड के फर्नीचर को बैन होना चाहिए। अब मैं थोड़े दिन पहले की बात है, मैं ना हाई कोर्ट से गुजरी तो किसी ने मुझे बताया कि जो हाई कोर्ट के दरवाजे हैं ना ये सागवान लकड़ी से बने हुए हैं। मैंने कहा सागवान लकड़ी क्या? उन्होंने कहा जो हिंदुओं की सबसे कीमती लकड़ी है ना, अंग्रेज की। आप कहते हैं कि फर्नीचर जो बनाते हैं लकड़ी से, ये तो मुकम्मल बैन होना चाहिए? ज़्यादातर बैन होना चाहिए या इस पर कर्टेल करना चाहिए, इसको लिमिटाइज करना चाहिए फर्नीचर्स को, और आर्टिफिशियल फर्नीचर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ये फर्नीचर सिर्फ आइडियलाइजेशन है, मुगल दौर की इमिटेशन है कि मुगलों को ज़रा शौक था अच्छी लकड़ी इस्तेमाल करने का, तो वो आज भी फॉलो होता है, जिसकी वजह से दरख्त चोरी होते हैं। जो ऑफिसर्स, बहुत अच्छी तजवीज़ है निदा नूर साहब, आपने तफसीलन बात की। माज़रत जो टाइम कम था तो इसके ऊपर जो है वो आपका बहुत शुक्रिया। कानूनदान निदा नूर साहब हमारे साथ मौजूद थी, और अब्दुल्ला ज़फ़र साहब माहिर कानून, इन्होंने भी जो है वो अपनी राय दी। तो पंजाब हुकूमत का ये जो तरमीम की गई है फॉरेस्ट एक्ट के अंदर 1927 के अंदर, तो ये अच्छी तजवीज़ है। और चूँकि दरख्त हमें लगाने भी हैं, और जो दरख्त काटते हैं, लकड़ी चोरी करते हैं या बाकी इस तरह के कामों में मुलव्वस है, तो उनके खिलाफ सज़ा 4 गुना की गई है।
और साथ जो बताएगा कि इस तरह के कामों में जो मुलव्वस है उसको नाम भी दिया जाएगा। तो नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।